हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम फिर से देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है 24 ग्राम ऑफ, पहला न्यूमेरिकल्स क्या है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद सम ऑक्सीजन टू मेक 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज। मतलब इनका कहना ये कि 24 ग्राम हमने कार्बन यूज किया है, कुछ ऑक्सीजन यूज किया है जिससे 88 ग्राम्स हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया है। तो सवाल ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन हमने कितना यूज किया है। ठीक है, हाउ मच ग्राम ऑफ दैट ऑक्सीजन यूज। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, गिवन। अब गिवन डेटा में यहाँ पर क्या दिया है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी मास ऑफ कार्बन दिया है। ठीक है, सो मास ऑफ कार्बन एंड दैट इज गिवन 24 ग्राम। ओके, अब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होके 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास दिया हुआ है, सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कितना दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, 88 ग्राम। पूछा है कि हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए कितना ऑक्सीजन यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो अब देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, मतलब व्हेन कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शंस कैसे होनी चाहिए, कार्बन ये एटॉमिक स्टेट में होता है, जबकि ऑक्सीजन जो ये डायटोमिक होता है। तो कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन ग्राफाइट में यानी सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन होता है गैस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है गैस स्टेट में। तो कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इनका कहना यह है कि ऑक्सीजन कितना ग्राम यहाँ पर यूज हुआ है। ये रिएक्शंस क्या शो कर रही हैं, 1 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कितना ग्राम होगा, इसका मास कितना होगा, मोलर मास अगर निकालते हैं तो कार्बन का यहाँ पर एटॉमिक मास होगा 12 ग्राम और ऑक्सीजन का होगा यहाँ पर 36 ग्राम। टोटल कितना होगा यहाँ पे, सॉरी 32 ग्राम, तो कितना होगा टोटल 44 ग्राम होगा। ओके, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितना, दैट मीन्स 44 ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स 44 ग्राम। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कितना ऑक्सीजन लग रहा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी कितना होगा 32 ग्राम। सो 32 ग्राम इज रिक्वायर्ड, ये लगता है। ठीक है, 32 ग्राम लग रहा है 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए। लेकिन न्यूमेरिकल्स में कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, 88 ग्राम। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है, या मास ऑफ ऑक्सीजन इज यूज, कितना होगा, दैट इक्वल्स टू सपोज x ग्राम। ओके, तो 44 ग्राम के लिए 32, तो 88 ग्राम के लिए कितना x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 44 ग्राम के लिए रिक्वायर्ड है 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिक्वायर्ड है x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें x निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट मीन्स 88 इंटू 32 एंड डिवाइड बाय 44। ओके, तो यहाँ पर कितना आंसर होगा, 44 टू ज़ा 88 और 32 टू ज़ा कितना होगा 64। सो 64 ग्राम्स ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस, ठीक है, हेंस 88 ग्राम, ठीक है, हेंस टू मेक 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना लगेगा, ऑक्साइड के लिए 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यहां पर लगेगा। सो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज यूज। ठीक है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज यूज। तो पहला यहां पर आंसर क्या आएगा, 64 ग्राम। ओके,
सेकेंड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। अब ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने इसके पहले भी सॉल्व किए, थोड़ा सा कुछ चेंजेस होगा तो देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे दिए हुए नाइट्रोजन और सल्फर ये एलिमेंट दिए हुए हैं, पूछा है कि इनमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। हमें उन्होंने क्या दिया है यहाँ पर, एटॉमिक मास दिया है नाइट्रोजन का 14 डाल्टन। ठीक है, दैट्स द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम एंड मास ऑफ 1 सल्फर एटम कितना है, 32 डाल्टन। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल पूछा है वहां पे कि 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे। अब मोल का नंबर ऑफ एटम से रिलेशंस कैसे पता चलता है, एवोगाड्रोस लॉ से। तो एवोगाड्रोस लॉ से क्या पता चलेगा कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर लेते हैं तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन कितने एटम्स होंगे इसमें, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम, इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि नाइट्रोजन में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर लेते हैं तो इसमें उतने एटम्स रहेंगे। ओके, पूछा है कि 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितना होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल कंटेन। ठीक है, विल कंटेन कितने एटम्स होंगे, यहां पर सपोज x एटम ले लेते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x इज इक्वल टू 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, 4 से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, पॉइंट शिफ्टिंग देखेंगे, पावर 23 है ही। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2.4088 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ये यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो 1 मोल्स का कितना हो गया यहाँ पे, 1 मोल का हुआ 6.022 इंटू 10 power 23 और 0.4 मोल्स के लिए लिखते हैं तो कितना होगा 2.4088 इंटू 10 to the power 23 एटम। लास्ट में हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि जो पूछा गया है तो हम यहाँ लिखेंगे 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन। ठीक है, कंटेन कितने एटम्स होंगे इसमें, कंटेन द 2.4088 इंटू 10 to the power 23 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतने एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ओके, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट उन्होंने बी में, ठीक है ये तो हो गया ए का सोल्यूशन। बी में क्या पूछा वहां पे, 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम्स वहां प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो 1.6 ग्राम में दिया हुआ है सल्फर का मास और यहां पर डाल्टन में दिया हुआ है। तो पहले भी हमने कहा है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम क्या करते हैं, यूनिट सेम करने की कोशिश करते हैं। तो 32 डाल्टन किसका एटम, किसका मास दिया हुआ है, 1 सल्फर एटम का मास दिया हुआ है। ठीक है, सो मास ऑफ 1 सल्फर एटम, ठीक है, मास ऑफ 1 सल्फर एटम कितना दिया है, 32 डाल्टन। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो पूछा गया है वो ग्राम के लिए पूछा है। तो 32 डाल्टन्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं, रिलेशन है अपने पास, 1 डाल्टन इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10 to the power -24। तो यहाँ पर 32 डाल्टन का ग्राम में कन्वर्शन करने के लिए मल्टीप्लाइड करेंगे 1.66056 इंटू 10 to the power -24। ये आएगा अब मास ऑफ 1 सल्फर एटम इन ग्राम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 32 इंटू 1.66056 इंटू 10 to the power -24 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है, ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन कितने एटम्स होंगे, इसमें एक ही एटम होगा। ठीक है, कंटेन द 1 एटम। पूछा है 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर में कितना होगा, तो क्या लिखेंगे 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है, विल कंटेन, ठीक है, विल कंटेन हाउ मच एटम, सपोज x एटम ले लेते हैं। सिमिलर वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 1.6 इंटू 1 दैट्स 1.6 डिवाइडेड बाय, ये नंबर डिवाइड होगा 32 इंटू 1.66056 इंटू 10 to the power क्या होगा 24 -24। ठीक है, अब ये माइनस पावर अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर 1.6 डिवाइड बाय 32 इंटू 1.66056 इंटू 10 to the power 24 आएगा।
अब इसमें आंसर कितना दिया है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 है, यहाँ पर 24 है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर 0.03011 ऐसा आएगा। लॉग एंटी लॉग से अगर सॉल्व करते हैं तो इस टाइप से आंसर आएगा और इंटू 10 टू द पावर होगा 24। अब 24 का आंसर अगर 22 में है तो क्या करेंगे, इसमें से 10 टू द पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर क्या बन जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 और ये होंगे एटम। ठीक है, तो लास्ट में हम लिखेंगे कि 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन, कितने एटम्स होंगे इसमें, कंटेन 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स, इसमें इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अब थर्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब थर्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, यल। अब इसमें थर्ड न्यूमेरिकल्स में क्या कहा है, 2.0 ग्राम ऑफ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन गेव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ में बर्न होके मेटल ऑक्साइड बना रहा है। 1.42 ग्राम ऑफ द सेम मेटल, अब वही मेटल यहां पर यूज किया लेकिन हीटेड इन स्टीम। अब स्टीम के साथ उसको हीट किया है, स्टीम यानी वाटर वेपर, उसके साथ उसको हीट किया है और फिर हीट करने के बाद क्या मिल रहा है, गेव 2.27 ऑफ इट्स ऑक्साइड, फिर से उसका ऑक्साइड बन रहा है। ओके, तो दो यहां पर एलिमेंट रिएक्ट हो रहे हैं, एक मेटल, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मेटल और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, वहां पर ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, अब पूछा गया है यहां पे कि विच लॉ इज वेरीफाइड बाय दिस डाटा, यहां पर कौन सा लॉ वेरीफाइड होगा। ठीक है, तो जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर दो लॉ हमने इसके पहले देखे हैं, एक है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इन दो में से कोई एक लॉ यहां पर वेरीफाइड हो सकता है। अब वो देखेंगे कि कौन सा लॉ यहां पर वेरीफाइड होता है। 2.0 ग्राम ऑफ मेटल, यानी मेटल का मास दिया हुआ है। ठीक है, तो हम गिवन में देखो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट कितना हुआ यहाँ पर 2 टाइम्स हुआ है। एक तो पहले 2 ग्राम्स ऑफ मेटल को ऑक्सीजन से बर्न करके इतना ऑक्साइड बनाया गया है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1.42 ग्राम्स ऑफ सेम मेटल्स को यूज किया है और स्टीम के साथ रिएक्ट करके इतना ऑक्साइड बनाया गया है। तो यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट हुए। तो गिवन में हम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है, मास ऑफ मेटल दिया हुआ है। ठीक है, मास ऑफ मेटल कितना दिया है, मास ऑफ मेटल 2.0 ग्राम। वो रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन से और वहां पर मेटल ऑक्साइड बन रहा है, तो मास ऑफ मेटल ऑक्साइड भी दिया हुआ है, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। और मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया है, 3.2 ग्राम। ये हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने सेम मेटल्स को यूज किया है, बस मास उसका डिफरेंट है। तो यहां पर मास ऑफ मेटल दिया हुआ है, मास ऑफ मेटल गिवन कितना है, 1.42 ग्राम। ओके, और रिएक्ट हो रहा है स्टीम के साथ, फिर भी क्या बना रहा है, ऑक्साइड ही बना रहा है। उस ऑक्साइड का भी मास दिया हुआ है। सो इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ ऑक्साइड कितना दिया है, मास ऑफ ऑक्साइड स्टीम के साथ रिएक्ट होके 2.27 ग्राम, इतना मेटल ऑक्साइड मिल रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पर 2 लॉ, जैसे मैंने कहा, एक तो डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये 2 लॉ में से कोई एक लॉ यहाँ पर प्रूफ हो सकता है। तो देखेंगे उसके लिए क्या लॉ वेरीफाइड होता है। देखो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, उस मेटल ऑक्साइड में से मेटल कितना यूज हुआ ये दिया है, ऑक्सीजन कितना यूज हुआ ये हमें पता नहीं है, हम उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये करेंगे कि मास ऑफ मेटल दिया हुआ है, मास ऑफ मेटल कितना है, 2.0 ग्राम। ये है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की बात। ठीक है, मेटल, मास ऑफ मेटल दिया है। नेक्स्ट दिया है मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, और मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया है, 3.2। अब ये ऑक्साइड कहाँ से बना है, मेटल और ऑक्सीजन से। मेटल का तो मास है, ऑक्सीजन का पता करना पड़ेगा। तो मेटल ऑक्साइड में से मेटल का मास अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ मास किसका रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा। ठीक है, सो मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मास ऑफ ऑक्सीजन क्या मिलेगा यहाँ पर, 3.2 में से 2.0 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर 1.2 ग्राम।
ओके, ये मिल गया 1.2 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन। चलो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हो गया। अब एक्सपेरिमेंट सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ एक्सपेरिमेंट 2 की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या दिया है, मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल कितना दिया है, मास ऑफ मेटल 1.42 ग्राम। ओके, उसके बाद मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट होके ऑक्साइड बना रहा है, तो वहां पर मास ऑफ ऑक्साइड कितना बन रहा है, 2.27 ग्राम। ओके, अब हमें इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, ऑक्साइड में से मेटल का मास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 2.27 में से 1.42 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो मास आएगा वो मास ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो 0.85 ग्राम ये होगा मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये दो चीजें यहाँ पर मिली है। अब लॉ वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट है उनके हम वेट के रेशो देखते हैं क्या मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मेटल्स का यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में रेशो बनाएंगे। ठीक है, तो रेशो अगर बनाते हैं तो क्या होगा कि रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ मास ऑफ मेटल विथ मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो वेट ऑफ मेटल कितना है, यहाँ पर 2 है, सो दैट्स 2.0 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितना मिला है 1.2। ठीक है, और इसका अगर रेशियो निकालते तो ये आएगा 1.666, या फिर आप इसको 1.67 भी कह सकते हो। ये 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में हम 1 ऐड कर सकते हैं। अब 1.67 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इसको हम रेशो में ऐसे लिख सकते हैं 1.67 as to 1। ओके, अब इसमें जो रेशो मिला है, ये जो रेशो फाइंड आउट हुआ है, ऐसा ही रेशो हम सेकंड इसमें देखेंगे। तो सेकंड केस में क्या होगा, इसमें भी हम रेशो बनाएंगे। सो रेशियो ऑफ मास ऑफ मेटल, ठीक है, मास ऑफ मेटल विथ द मास ऑफ ऑक्सीजन, विथ द मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर रेशो क्या बनेगा, मेटल का मास कितना है 1.42 है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितना मिला है 0.85 है। इसको भी हम अगर लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 1.67 ही आएगा। अब इसको डिवाइडेड बाय नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इसको आप as/1 लिख सकते हो। यहां पर भी वही रेशो आ रहा है, यहां पर भी वही रेशो आ रहा है। तो जब रेशो सेम आ रहा है तो यहां पर कौन सा लॉ वेरीफाइड होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या कहा है कि इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है, इन अ गिवन कंपाउंड, इन अ गिवन कंपाउंड एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट ऑलवेज इन द सेम प्रोपोर्शन, इन द सेम प्रोपोर्शन बाय इट्स वेट। ठीक है, वो अपने वेट से क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। प्रोपोर्शन मतलब रेशो, जैसे अब यहां पर लिया, पहला रेशो 1.67 as to 1 आया, सेकंड के लिए भी रेशो 1.67 as to 1 आया, मतलब इन गिवन कंपाउंड, ऑफ गिवन कंपाउंड कौन सा बन रहा है, कार्बन, सॉरी मेटल ऑक्साइड बन रहा है। तो मेटल ऑक्साइड इस कंपाउंड में एलिमेंट कौन से होंगे, मेटल और ऑक्सीजन। तो वो कैसे हैं, दैट इज इन द सेम प्रोपोर्शन, एंड दैट्स व्हाई ये जो है ये क्या बनता है, द लॉ ऑफ, ठीक है, यहां पर कौन सा लॉ प्रूव होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड इन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्रूव होता है। समझ में आया, तो इस तरीके से ये 3 न्यूमेरिकल यहां पर सॉल्व होते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।